तो सीएपीएफ से कोई आपका खास लगाव नहीं है, ये तो आप साथ में क्योंकि सिमिलर तैयारी है इसलिए आप दे रहे हैं, ये कहना सही है। बिहार के पिछड़ेपन के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? ग्रामीण पृष्ठभूमि की कौन कौन सी कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद की आपको याद हैं? आप मुझे ये बताइए कि टेररिज्म से क्या समझते हैं? मैं कम इन सर। प्लीज़ कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज़ टेक योर सीट। सनी, आप अपना इंटरव्यू हिंदी में देना चाहेंगे इंग्लिश में? हिंदी में देना चाहूँगा सर। आप बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम सनी कुमार है और मैं पटना बिहार से हूँ। मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय अरवल से की है और मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई संत माइकल हाई स्कूल पटना से की है और मैंने अपना ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स में पटना साइंस कॉलेज से किया है। अच्छा, और ये किस वर्ष में किया है स्नातक? 2019 में। 2019 में। उसके बाद से क्या कर रहे हैं सनी? उसके बाद से मैं सर यूपीएससी सीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अच्छा। मैंने अभी तक 4 अटेम्प्ट दिए हैं और फिर उसी बीच मुझे पता चला सीएपीएफ एग्ज़ाम्स के बारे में, तो फिर मैंने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी। तो सीएपीएफ से कोई आपका खास लगाव नहीं है, ये तो आप साथ में क्योंकि सिमिलर तैयारी है इसलिए आप दे रहे हैं, ये कहना सही है? ये सही नहीं होगा क्योंकि मुझे पहले इसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं था। जब मैं सीएससी की तैयारी कर रहा था तो उसी के समय मुझे इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ और फिर इसके अपॉर्चुनिटीज़, इसके जो एडवेंचर्स हैं, काम करने का मौका, डायनेमिक वर्क कल्चर। आपको नहीं लगता कि जैसे सिविल सर्विसेज के द्वारा अगर आप चुने जाएंगे तो जो वर्क लाइफ बैलेंस होगा वो काफ़ी कंफर्टेबल होगा, और जबकि सीएपीएफ में आप ऐसा है कि ये 24/7 वाली ड्यूटी हो जाएगी, क्योंकि मतलब जनरली आपको या तो बॉर्डर में भी तैनात रहना है, हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। यस सर। और इसी तरीके से अगर इवन इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज आप देख रहे हैं तो भी वहाँ भी आपको कभी भी ऑपरेशन के लिए निकलना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, एडवेंचरस होगा जाएगा, लेकिन ज़्यादा एडवेंचर हो जाएगा इसमें? सर कोई भी जॉब प्रोफेशन होता है उसमें चैलेंजेस होते ही हैं, चुनौतियाँ होती ही हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे काम करना चाहते हैं, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं है। जब मैंने इसके बारे में देखा मुझे लगा कि हाँ चैलेंजेस है, साथ में अपॉर्चुनिटीज़ भी है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, डायनेमिक वर्क कल्चर होगा। आपकी कौन सी फोर्स फर्स्ट प्रेफरेंस है? सर मेरा सीआईएसएफ है फर्स्ट प्रेफरेंस। सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ को क्यों दिया आपने फर्स्ट प्रेफरेंस? सर क्या सबसे कम चैलेंजिंग मैं मानूं कि मतलब सबसे कम चैलेंज है इस फोर्स में, और आप बड़े शहरों में जनरली रहते हैं या इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स में रहेंगे तो थोड़ा सा मतलब आसान है? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं स्कूल से ही या कॉलेज में ही फेस्ट ऑर्गेनाइज करता था, डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग भी लेता था, तो मुझे थोड़ा जो पब्लिक मैनेजमेंट है, लोगों से बातचीत का तरीका, उसे अच्छे से समझ में आया। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को मैं थोड़ा सा उसमें इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये बताइए कि सीआईएसएफ का कब गठन हुआ था? सर सीआईएसएफ का गठन सन 1969 में हुआ था। अच्छा, क्या मोटो है इसका? सर इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। हिंदी में बताइए। माफ़ कीजिए सर। चलिए देखिएगा, ठीक है। सनी, यस सर। आप बिहार से आते हैं और बिहार सरकार ने लीकर पर पाबंदी लगा दी है। यस सर। आप उस स्टेट से जुड़े हुए हैं तो आप हमें बेहतर बता पाएंगे क्या लीकर बैन सच में कारगर रहा है? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं ऐसा मानता हूँ कि लिकर बैन बहुत कारगर रहा है, लोगों के जीवन में इससे सुधार हुआ है और मैं देख पा रहा हूँ कि आर्थिक स्थितियाँ भी सुधरी हैं, जो समाज में थोड़ी कियोस का माहौल था लिकर बैन होने से पहले, उसमें सुधार हुआ है। बिहार में मैं जैसे कि थोड़ा पिछड़ा राज्य है तो लोग गरीब ज़्यादा हैं, लेकिन लिकर बैन से पहले लोग अपनी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा शराबों में व्यतीत कर देते थे, फिर मारपीट होता था, घरेलू हिंसा होता था। तो जब से ये लिकर बैन हुआ है तो इसमें सुधार हुआ है और लोगों की स्थितियाँ सुधरी हैं। बिहार के पिछड़ेपन के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? ऐसे अगर देखा जाए तो बिहार के पिछड़ेपन के लिए किसी एक चीज़ को जिम्मेदार मानना थोड़ा जल्दीबाजी होगा ये बात को कहना। बहुत सारी कंडीशंस है, जैसे लैंडलॉक्ड एरिया होना बिहार की एक मजबूरी है, माफ़ कीजिएगा, ये भी एक रीज़न है, एक कमज़ोरी है। हाँ कमज़ोरी है, जिसके वजह से इंडस्ट्रीज वहाँ कम आ पा रही हैं। साथ ही में
पिछले कुछ समय में थोड़ी जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी। क्या आपको लगता है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स सबसे बड़ा बाधक रहा है बिहार के डेवलपमेंट में? क्योंकि उत्तर प्रदेश भी एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, और जब आप उत्तर प्रदेश को कंपेयर करते हैं बिहार से, यस सर, तो लगभग हर पैरामीटर में आप पाएंगे कि वो स्टेट बेटर परफॉर्म कर रहा है। यस सर, चाहे लिटरेसी हो, चाहे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, सारी चीज़ों में। तो कहाँ तक आप कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को जिम्मेदार मानते हैं? कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स एक फैक्टर रहा है बिहार की प्रगति के रुकावट में, लेकिन ये एक सोल फैक्टर इसे नहीं माना जाना चाहिए। कास्ट बेस्ड फैक्टर से एक हम ये भी देखते हैं कि इसको अगर पॉजिटिव नज़रिए से भी देखा जाए तो ये देखा जाना चाहिए कि जो सो कॉल्ड जिनका पिछड़ेपन, जो लोग समाज के मुख्य धारा में नहीं आ पाए थे, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स उन्हें हिम्मत दिया है, साथ दिया है और मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये सहायक भी हुआ है। ठीक है, आप मुझे बिहार की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बताइए जो अभी बिहार जिन चीज़ों पर काम करके एक डेवलप्ड स्टेट बन सकता है। ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बताइए बिहार के बारे में। बिहार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी, जैसे इंडस्ट्री अगर वहाँ पे लगा दिया जाए, लोग वहाँ पे मैन पावर ज़्यादा है, सस्ते मैन पावर है वहाँ पे, तो अगर इंडस्ट्री का विकास हो, वहाँ पे सर्विस सेक्टर का विकास हो, तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लोग बिहार में ही रहकर बिहार की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है। और जो आउटफ्लो हो रहा है वेल्थ का, वो रुकेगा। जैसे हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो अगर बिहार में ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या बड़े संस्थान, उच्च शिक्षा के संस्थान अगर खुल जाएं, तो फिर ये जो फ्लो ऑफ वेल्थ है जो बिहार से बाहर जा रहे हैं दूसरे राज्यों में, वो रुक जाएंगे और बिहार की प्रगति और तेज हो सकती है। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, ये सर, करेंटली बिहार का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? फिलहाल तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मुझे लगता है कि वो बहुत तेज़ी से काम नहीं कर रहा है, और साथ में एग्रीकल्चर भी है, उसकी स्थिति भी बहुत सही नहीं है। इंडस्ट्रीज आना ही नहीं चाहती हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे ना, क्योंकि जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे। यस सर, बाहर के लोग आएंगे ही नहीं वहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि एक अनिश्चित सा माहौल बना हुआ है कि कब क्या हो जाएगा। जी सर। तो लॉ एंड ऑर्डर प्रायोरिटी है? लॉ एंड ऑर्डर प्रायोरिटी है, लेकिन पिछले कुछ समय में जो बिहार की स्थिति थी, जिस तरह से थोड़ी से मैं अगर अपने को ज़्यादा बोलूँ तो बदनामी की ओर से ये उभरा है, तो लोगों में एक कॉन्फिडेंस की भावना भी लाना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत सुधरा है पहले के मुकाबले में, लेकिन बाहर के जो लोग हैं उनमें ये विश्वास नहीं आया कि लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर हुआ है नहीं हुआ है। तो सरकारों को, लोगों को इमेज पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है कि बाहर के लोगों को भी ये भरोसा हो यस सर कि बिहार अब विकसित हो रहा है। ठीक है। अंतिम प्रश्न, क्या बिहार से संबंधित किसी व्यक्ति को कभी भारत रत्न का पुरस्कार मिला है? यस सर, मिला है। किसे मिला है? श्री राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में मिला है। ठीक है, उनके अलावा भी किसी और को मिला है? जी सर, उन्हें श्री अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर मैं उनका नाम, वो शहनाई वादक हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जी हाँ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सर। आपके डेफ के अनुसार आप वॉलीबॉल खेलते थे? यस सर। आपको प्राइज भी मिला उसके लिए? यस सर। स्कूल लेवल पर? अच्छा, कौन कौन सी डोमेस्टिक लीग्स खेली जाती हैं भारत में वॉलीबॉल की? डोमेस्टिक लीग में प्रो वॉलीबॉल लीग है, प्राइम वॉलीबॉल लीग है एंड वॉलीबॉल लीग है। अच्छा, 3 लीग्स खेली जाती हैं। और एशियन गेम्स 2023 में यस सर, क्या परफॉर्मेंस भारत के मेंस टीम और वीमेन टीम की थी? 2023 सर, मैं एग्जैक्ट एशियन गेम्स में, हाँ एग्जैक्ट नहीं पता, अगर मैं आप बोले तो मैं गेस कर सकता हूँ। अगर चलिए बताइए। भारत दोनों टीमों, पुरुष टीम ने गोल्ड जीता था और महिला टीम ने सिल्वर जीता था। एशियन गेम्स में पुरुष टीम ने गोल्ड जीता था और महिला टीम ने सिल्वर जीता था वॉलीबॉल इवेंट में। यस सर। तो ये तो पूरी तरह से आप गैस कर रहे हैं। सर मैंने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन अभी मैं वो भूल पा रहा हूँ। ठीक है, मच बेटर कि आप बता दें कि भूल गए हैं, है ना। क्या पोजीशनिंग होती है वॉलीबॉल के खेल में प्लेयर्स की, किस किस नाम से जाना जाता है? वॉलीबॉल के गेम में 6 प्लेयर होते हैं। हाँ हाँ। आगे 3 होते हैं फ्रंट लाइन पे और पीछे 3 होते हैं, और ये शुरुआत पीछे के जो राइट हैंड साइड है कॉर्नर से, उसे क्लॉकवाइज में घुमाया जाता है, 1 2 3 4 5 6 करके। तो उसमें आउटसाइड हिटर क्या होता है, अपोजिट हिटर कौन होता है, सेटर कौन होता है? जो फ्रंट के 3 खिलाड़ी होते हैं उन्हें फ्रंट अटैकर माना जाता है, और जो बैक के जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें डिफेंडर माना जाता है। वो ब्लॉक करते हैं, ब्लॉकर्स होते हैं।
आगे के जो फ्रंट के खिलाड़ी है वो ब्लॉक भी करते हैं और अटैक भी करते हैं। जो पीछे के 3 खिलाड़ी हैं वो अटैक कर सकते हैं, लेकिन आगे के जो फ्रंट लाइन है उससे पहले से उन्हें अटैक करना होता है। अच्छा, उसके पहले से उन्हें अटैक करना होता है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और आपकी हॉबी है नॉवेल्स पढ़ना, जो कि रूरल एरियाज़ के ऊपर लिखे गए हों, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले। ये सर मेनली स्टोरीज़ पढ़ना, नॉवेल नहीं। तो आपने मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा है, उनकी कहानियाँ? जी सर। ग्रामीण पृष्ठभूमि की कौन कौन सी कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद की आपको याद हैं? मुझे नमक का दुरोगा याद है, और बड़े घर की बेटी, ठीक है, और गोदान भी मैंने पढ़ा है। वो तो उपन्यास में हो गया। हाँ। ये सर, तो वो मैं गुल्ली डंडा पढ़ा है उनकी कहानी? सर मैंने पढ़ी, लेकिन मुझे उसका कहानी का भी वो मर्म याद नहीं, स्टोरी याद नहीं है उसकी। अच्छा, ईदगाह? हाँ, ईदगाह पढ़ा है मैंने। पढ़ा है। यस। तो आपको लगता है कि मुंशी प्रेमचंद, वो चाहे वो एक बालक हो, छोटे एज का बच्चा हो, या एक वृद्ध महिला हो, हर किसी के मनोविज्ञान को समझने में सफल लेखक थे? जी हाँ, मैं मानता हूँ कि जो श्री मुंशी प्रेमचंद जी थे, जिस क्षेत्र में भी उन्होंने लिखा, या वो उन्होंने बच्चों की मानसिकता के रूप में लिखा, महिलाओं की मानसिकता को लेकर लिखा, या पुरुषों की मानसिकता को लिखा, वो ऐसा लगता है कि वो उसको भली भांति से समझते हैं और उसको सचित्र उसके इमोशंस को जो पेज है उस पर उकेर देते हैं। प्रेमचंद जी ग्रामीण पृष्ठभूमि को समझने में कितना सफल दिखाई देते हैं? मैं समझता हूँ कि उन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि की नब्ज को पकड़ा है। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि होती है उसका जो दायरा है, वहाँ के लोगों की सोच है, वहाँ की गतिविधियाँ हैं, उन्होंने उसको सही तरीके से अपने कहानी के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया है। अच्छा, ये बताइए कि प्रेमचंद जी का जो ग्रामीण जो विवरण है, यस सर, वर्णन है, उस विवरण से आज के भारत का ग्रामीण परिवेश कितना परिवर्तित हुआ है? जो प्रेमचंद जी का समय था और जो आज के भारत का ग्रामीण परिवेश है, सामाजिक संदर्भ में, यस सर, आर्थिक संदर्भ में, आप सबको कंसीडर करते हुए बताइए। अगर हम सामाजिक संदर्भ में देखें तो वो भारत एक गुलाम भारत था, जहाँ पे लोगों के पास आज़ादी नहीं थी बोलने की, बोलने से हिचकते थे। साथ में बहुत सारी जो उन्होंने चित्रण किया है अपने कथाओं में, कहानियों में, उसमें जैसे उन्होंने दिखाया कि समाज में जाति को लेकर भेदभाव है, अछूत वाली भावना भी है, सब कुछ चित्रित किया है उन्होंने। ठीक है, तो आज के भारत में क्या ये चीज़ें परिवर्तित दिख रही हैं, या प्रेमचंद जी के कथाओं का जो ग्राम था, गांव था, वो आज भी दिखाई देता है? मैं देख रहा हूँ कि इसमें तो परिवर्तन हुआ है। जो जातियों की बात आ रही है, या गरीबी की बात आ रही है, या लोगों को आर्थिक रूप से मजबूरियों का सामना करना पड़ता था उस समय, उसमें अभी बेहतरी आई है। लोग जातियों के खिलाफ उभरे हैं, जातियों को लेकर सजग हुए हैं। जो छुआछूत की भावना उन्होंने बड़े प्रमुखता से उकेरा है, उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि उसमें कमी आई है और लोगों का जीवन आगे बढ़ा है। अच्छा, लोगों का जीवन, तो समाज परिवर्तित हो रहा है। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सनी। यस, ये बताइए कि पुलिस रिफॉर्म से क्या समझते हैं? सर, पुलिस रिफॉर्म से मेरा मानना है कि जो भी थोड़ी कमियां हैं पुलिस में, जो लोगों में असंतोष की भावना जहाँ कहीं भी थोड़ी सी है, लोगों में अभी भी पुलिस पे बहुत भरोसा है, लेकिन जो भी थोड़ी सी कमियां हैं उसमें सुधार करना। और कोई इम्पोर्टेंट केस भी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पुलिस रिफॉर्म्स पे? सर, फैसला है, लेकिन मैं उसे अभी याद नहीं कर पा रहा। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस की जो आपने बताया कि कुछ कमियां हैं, यस, बता सकते हैं क्या कमियां आपको नज़र आती हैं? भारत में जो पुलिस व्यवस्था है, जनसंख्या ज़्यादा है, पुलिस के ऊपर कार्य भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत समय ऐसा होता है कि जो उनका व्यवहार है वो अपने कार्य के अनुरूप नहीं हो पाता है। ये उनकी मजबूरियां भी हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें तो हम क्या कह सकते हैं कि एक सुधार तो ये हो सकता है कि थोड़ा पीपल फ्रेंडली बनाया जाए पुलिस को। यस सर। और एक तो पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, साथ में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की भावना भी होनी चाहिए कि जो सॉरी सर, चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि टेररिज्म से क्या समझते हैं? सर, वैसे अगर हम टेररिज्म की परिभाषा को देखें तो विश्व स्तर पर कोई एक परिभाषा जनरेट किया नहीं गया है। लोगों के बीच में, देशों के बीच में कोई कंसेंसस आया नहीं है अभी। लेकिन इसकी वजह क्या है? देश, मतलब ये तो एक ग्लोबल समस्या है, लेकिन फिर भी देशों के बीच में अगर इसको लेकर आम सहमति नहीं बन पाई है, तो क्या मूल कारण है इसका?
टेररिज्म को लोग अलग अलग देशों में अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। किसी देश के लिए वो एक जो गतिविधि वो टेररिज्म है, तो किसी अगले देश के लिए वो एक स्वतंत्रता संग्राम भी हो सकता है। तो ये सब जो बातें हैं, जो मतभेद हैं, उसकी वजह से एक ग्लोबल कंसेंसस पे लोग नहीं पहुंच पाए अभी। अच्छा, आप बताइए कि आपके अनुसार टेररिज्म क्या है, या भारत के अनुसार टेररिज्म क्या है? तो मेरे अनुसार से टेररिज्म वो सारी गतिविधि जो लोगों के मन में भय पैदा करती हो, हिंसा ले आती हो और एक केओस की भावना को जनरेट करती हो, वो टेररिज्म है। और क्या उसका मोटिव भी कुछ होता है, या टेररिज्म का कोई मोटिव नहीं होता? टेररिज्म का एक मोटिव भी है, और टेररिज्म एक लक्ष्य प्राप्ति की ओर से कार्य करते हैं। अगर उनके बहुत सारे मुद्दे भी हो सकते हैं, तो अलग अलग मुद्दों के हिसाब से देखें तो लोगों में भय पैदा करना, सरकार से अपनी बात को मनवाना। सनी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा है कि भारत का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 1 कहता है कि ये दोनों ही नाम हमारे मतलब समानांतर हैं। ठीक है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यस सर। बट फिर भी अगर आपके ऊपर छोड़ा जाए कि आपको इनमें से एक नाम को चुनना है, आप किस नाम को चुनेंगे और क्यों? सर, भारत एक विविधताओं का देश है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है यहाँ पे, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनकी समझ है। तो जब ये बात उठा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि भारत का नाम क्या होना चाहिए, तो जो हमारे भारत के जो दक्षिणी प्रांत के लोग हैं, उन्होंने हिंदी नाम को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। उनकी असंतोष की भावना को मेंटेन करने के लिए, मतलब उनको कम करने के लिए भारत के साथ इंडिया भी रखा गया था। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल मुद्दे पे बोलूं या मेरा अगर व्यक्तिगत विचार हो, तो मुझे लगता है कि भारत का नाम भारत होना चाहिए, क्योंकि भारत जो है, जो इंडिया है, वो विदेशों द्वारा नाम दिया गया है, एक विदेशी नाम भी है। और भारत एक अपनापन का एक एहसास दिलाता है, जिससे हमें लगता है कि नॉर्थ इंडियंस को दिला दे एहसास, फिर साउथ इंडिया का क्या होगा? यह तो समस्या तो है सर, लेकिन एक नाम पे तो फिर भी आप भारत चुनेंगे? हाँ, मेरे हिसाब से मुझे लगता है। ठीक है, चलिए आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बैठिए सनी। थैंक यू सर। सनी, ये CAPF में पहला प्रयास है? ये दूसरा है। और इंटरव्यू? ये पहला है। पहला इंटरव्यू होगा, ठीक है। और किस तारीख को है आपका? 27 को है। 27 को है, तो कुछ समय है आपके पास। आपके हिसाब से कैसा रहा? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं तो बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। ठीक है, कौन से एरियाज आपको लगे कि कहाँ आप थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं? एक तो मैं थोड़ा बोलने में जो वर्ड्स को जो मैनेज करना है, उसमें मुझे लगता है कि सुधार की ज़रूरत है। बिल्कुल। और मैं बोलते बोलते थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेट शायद कर रहा था। हाँ, तो देखिए आपने बहुत सही तरीके से सनी इवेलुएट किया है। शुरुआत से बात करते हैं। तो देखिए CAPF के लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ थोड़ा स्मार्टनेस इज़ नीडेड। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्विसेज है ना, तो वो एकदम चाहते हैं कि उसी तरीके का आप हाव भाव से वहाँ आएँ इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो नॉक करेंगे, स्मार्टली पूछेंगे कि मैं कम इन सर, आने के लिए बोलते हैं। आप स्मार्टली वॉक करके चेयर तक आ जाइए, फिर ग्रीट करिए बोर्ड मेंबर्स को वहाँ रुक के। ठीक है, जब बैठने के लिए बोलेंगे तो बैठ जाएंगे। तो ये तो आपको बेसिक ध्यान रखना है। इसी तरीके से जब ख़त्म होगा, बोलेंगे इंटरव्यू ख़त्म होता है आप जा सकते हैं, तो उठिए, धन्यवाद दीजिए और वॉक करिए। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा हेयर स्टाइल को थोड़ा ठीक कर लेंगे मेरे ख्याल से ना, थोड़ा ऑफिसर वाला हेयर कट करके जाइए। ठीक है, अब ये बाल थोड़ा आगे ठीक नहीं लग रहे हैं। और देखिए इंटरव्यू ना टेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं है, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे, तो देख रहे हैं कि आप कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ और औपचारिक है इंटरव्यू, फॉर्मल है, औपचारिक है, तो थोड़ा शब्दों का चयन आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, वो एक लगातार ऐसा हुआ कि आपको सही शब्द शायद सूझ नहीं रहे थे। इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप हिंदी बोलते हुए इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी का एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, इंग्लिश का आता है, तो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, लेकिन चलेगा, वो उससे दिक्कत नहीं है। तो जैसे कोई फोर्स यूज़ करना है तो फोर्स यूज़ कर लीजिए, कॉम्बैट यूज़ कर लीजिए। ठीक है, एक्सपेंडिचर बोलना है तो एक्सपेंडिचर बोल दीजिए। तो ऐसा कर सकते हैं। पूरा सेंटेंस नहीं होना चाहिए कि वो इंग्लिश का हो जाए, लेकिन शब्दों में, वाक्यों में इंग्लिश का शब्द यूज़ कर लीजिए, तो उससे आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगी। बाकी
तर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपिनियन वाले क्वेश्चन को में तर्क आपका थोड़ा ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे भारत और इंडिया के बारे में बात हुई और आपने मतलब थोड़ा सा ना विरोधाभासी आपने उत्तर दे दिया उसका। मुझे लगा था हाँ, तो इसीलिए मतलब थोड़ा केयरफुल रहेंगे कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके स्टैंड पे, ठीक है। कि जब आप बता ही रहे हैं कि भाई मतलब साउथ इंडिया में शायद ये नाम बहुत एक्सेप्टेबल ना हो, फिर भी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक मतलब ना अपनी मतलब थोड़ा संकीर्ण सोच दिखाऊंगा, तो ये तो ठीक नहीं है। या तो आप वो आर्गूमेंट नहीं देते ना, और आप बोलते कि नहीं सर वो एंशिएंट कल्चर और इससे जुड़ा हुआ है और इसलिए मैं चाहूँगा कि भारत नाम का। लेकिन जब आपने वो खुद एक एडमिट किया कि वो एक इशू है और उस इशू को फिर हम नज़रअंदाज कर देंगे, वो बहुत सही तरीका नहीं है इसको आर्गू करने का, ठीक है ना। इसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है। आंसर ये है कि आपका लॉजिक देखा जा रहा है। तो अगर तर्क को आप मतलब ढंग से लेके जाएं तो कोई भी नाम आप जस्टिफाई कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि सर वो दोनों ही हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मैं इंसिस्ट करूं कि एक नाम चुनिए। तो लॉजिक इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। हाँ, मुझे लगा था सर कि मैंने तो वो अचानक मेरे मुंह से निकल गया वो। मैं कंक्लूजन पे पहुंचना नहीं चाह रहा था। मैं वो साउथ वाला जो कंसर्न है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला कंसर्न है, उसको लेकर चलना चाह रहा था। ठीक बात है। तो अब यही आपको इंटरव्यू में ध्यान रखना है। और जहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, वहाँ कोई बाध्यता नहीं है कि सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। अगर आपको नहीं आता है, नहीं याद कर पा रहे हैं, तो आप माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है। ऑनेस्टी के साथ जाइए। तो बस कॉन्फिडेंस रखना है, जो आता है उसको आंसर करिए, जो नहीं आता है माफ़ी मांगिए। ओपिनियन में तर्क इंपॉर्टेंट है, ओपिनियन वाले क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा करंट अफेयर्स को अपडेट करके जाएंगे। CISF और बाकी सारी सर्विसेज का मोटो कब इस्टेब्लिश हुई है, कौन से बॉर्डर्स पे कौन सी फोर्स तैनात है, ठीक है। अभी लेटेस्ट में उनकी कोई न्यूज़ है, ज्यूरिसडिक्शन वगैरह को बढ़ाया गया है BSF का, ये सब देख लेंगे, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या है, टेररिज्म क्या है, काउंटर इंसर्जेंसी क्या है, इंसर्जेंसी क्या है, ये सारी चीज़ों को थोड़ा देखिए, ठीक है। तो इस चीज़ पे फोकस करके जाइए, इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वो मैं पूछ रहा था कि वो फंबल ज़्यादा हो रहा है क्या? ज़्यादा नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से। सिर्फ एक चीज़ आपको जो यहाँ से लेके जानी है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से आंसर करेंगे और वो शब्दों का चुनाव थोड़ा ठीक करिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब वर्ड्स आप ना फॉर्मल इंटरव्यू वाले यूज़ करिए, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।